नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आइए ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत कर लेते हैं। 2022 की जंग में सियासी पार्टियों के भाग्य विधाता इस बार अन्नदाता बनते नजर आ रहे हैं। तभी तो जाटलैंड की जंग का सियासी रंग हर रोज बदल रहा है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी ने एक साथ एक मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाट समुदाय के साथ होने का संकेत दिया और लाल पोटली से किसानों की भलाई के लिए अन्य संकल्प को भी बार बार दोहराते हुए नजर आए। कल मुजफ्फरनगर और मेरठ के बाद आज गाजियाबाद में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ हल्ला बोलते हुए आपको नजर आएंगे। 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दूसरी तरफ अमित शाह घर घर प्रचार करेंगे, जाट नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं लगातार। और बीजेपी नेताओं की जो टॉप प्रचारकों की लिस्ट है, तकरीबन वो तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े नेता इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, जाट नेताओं पर फोकस कर रहे हैं। अखिलेश की सरकार के गुंडाराज को याद दिलाने में जुटे हैं तमाम बीजेपी के बड़े नेता और इसके लिए उन्होंने पश्चिमी यूपी में बीजेपी की पूरी फौज उतार दी है। आज अमित शाह कैराना के बाद देवबंद में बीजेपी के लिए घर घर जाकर प्रचार करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ बागपत और गाजियाबाद में अखिलेश के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अखिलेश के इलाके इटावा में बीजेपी का प्रचार करेंगे। तो पहली बार स्मृति ईरानी भी घर घर घूमकर मेरठ में बीजेपी के लिए वोट मांगती हुई नजर आएंगी। और सब केवल किसानों यानी कि जाट समुदाय को मनाने में जुटे हुए हैं। अब जाट अखिलेश की लाल पोटली वाले अन्य संकल्प के साथ हैं या फिर बीजेपी के वादों के साथ, ये तो 10 मार्च को ही मालूम चलेगा। लेकिन हम आज उसका विश्लेषण जरूर करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बीजेपी, एसपी, आरएलडी और तमाम नेता जुड़ेंगे और साथ ही जमीनी स्तर से वहां का विश्लेषण करेंगे राजीव रंजन। जहाँ से कर रहे वहाँ पे ये सामने। मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूँ, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूँ। मैं तो कहूँगा पत्रकार साथियों, अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्न संकल्प ले सकता है। हम सब तो ले चुके हैं, संकल्प ले लिया हमारे अध्यक्ष जी सब लोगों ने। नौजवान पलायन करता था, व्यापारी से अवैध वसूली होती थी, बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, प्रदेश में अराजकता का वातावरण था तो कोई निवेश करने भी नहीं आता था। अब तो पिछली सरकार का वार्षिक बजट जो प्रदेश का था वो मात्र 2 लाख करोड़ का था। हमारी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए केवल किसान के खाते में डाल दिए। 1,56,000 करोड़ रुपए का तो गन्ना मूल्य का भुगतान हो गया है। लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसान को दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अलग से। बयान तो आपने सुनी लिए। आज इन तमाम सवालों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी यूपी स्पोक्स पर्सन राकेश त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजीज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं इंद्रजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और साथ ही मेरे 2 सहयोगी राजीव रंजन आपको नजर आ रहे हैं लखनऊ से और मुजफ्फरनगर से प्रशांत देव हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। पहले और दूसरे चरण का राजीव, आपने बताया कि फेस कितना इंपॉर्टेंट है, पार्टियां इसकी अहमियत समझ रही हैं और इसीलिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जा रहा है। अनाज की पोटली से संकल्प लिया जा रहा है, किसान भी हैं, जाट नेता भी आ गए हैं। जाटलैंड को साधने में उधर बीजेपी के तमाम बड़े नेता चाणक्य के मैदान में उतरे हुए हैं। तो अखिलेश यादव बिजली, पानी, फ्री यूनिट, किसानों की बात कर रहे हैं, पोटी लेकर अन्य संकल्प ले रहे हैं। तो सब कुछ इसमें शामिल है। इस बार राजीव ये लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है, इसीलिए कोई थोड़ी सी भी इसमें कमी छोड़ना नहीं चाहता है। देखिए विपनेश, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक जो किसान की बात होती है, जो किसान मैटर करता है और जो किसान एकमुश्त
वोट करता है वो उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में उस तरह से न लामबंद है, न उतना मजबूत है, न उसको अधिकारों के बारे में पता है, न उसको फसल की एमएसपी उस तरीके से मिलती है, न उसकी किसानी से उसकी संपन्नता है। जहां आपको 3, 4, 5, 10 बीघे वाले किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्कॉर्पियो से या दूसरे 4 व्हीलर्स एसयूवी से चलते हुए 10 बीघे वाले किसान, 20 बीघे वाले किसान मिल जाएंगे, वहीं आपको पूर्वांचल या मध्य उत्तर प्रदेश के किसान जो है फटेहाल हालात में मिलेंगे। यहाँ के 5 बीघे का, 10 बीघे का जो काश्तकार है, किसान है, वो बड़े शहरों में एक दरबान की नौकरी करना, एक गार्ड की नौकरी करना पसंद करता है, खेती करना पसंद नहीं करता। तो ये खेती किसानी के मुद्दे उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग के किसानों को बहुत आकर्षित नहीं करते। हाँ, उनको फ्री का मसला जरूर है, उनका अगर कर्ज माफी का ऐलान होता है, बिजली माफी का ऐलान होता है, तो ये चीजें उनको अट्रैक्ट करती है। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवरिया की अपनी रैली में ये घोषणा की थी कि उनके सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। अगर आप किसानों की बात करते हैं तो वो किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, और वो किसान जो सरकार की नीतियों से डायरेक्ट प्रभावित होते हैं और जिसका असर उन पे पड़ता है, जिनके खिलाफ सरकार की नीतियों के खिलाफ जो किसान आंदोलन करते हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और वो सारे किसानों के यहाँ पहले और दूसरे चरण का मतदान होना है। वो गन्ना बेल्ट है, वो गन्ना के किसान है, गन्ने की कीमत से वो बहुत प्रभावित होते हैं, कितने दिन में उनको गन्ने का पेमेंट होता है, ये उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और बिजली चूंकि जाटलैंड जिसको हम बोलते हैं, जो बागपत मुजफ्फरनगर शामली का इलाका है, मैंने कल भी ये बात आपसे कही थी, वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का इलाका है जो उधर करनाल, पानीपत, सोनीपत से मिलता है। ये पैरेलल बेल्ट है, तो वो अगल बगल की स्थिति है, जैसे बिहार में है गाजीपुर, बक्सर, बलिया, बक्सर मिला हुआ इलाका है। और इधर चंदौली से अगर आप जाएंगी तो सासाराम मिला हुआ इलाका है। तो सासाराम से लेके बक्सर तक के लोग जो है वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के जो जिले हैं उन्हीं की तरह उनका खान पान, रहन सहन और भावनाएं हैं। ठीक उसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये जो जाटलैंड के लोग हैं वो हरियाणा के किसानों से उनकी दोस्ती, नाते, रिश्तेदारी सब कुछ है। हरियाणा में बिजली बहुत कम रेट पर, या समझिए कि आप एक तरह से फ्री ही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अगर आप 10 किलोमीटर इधर आ जाइए तो अब तक, अभी जो दिसंबर में ऐलान किया योगी आदित्यनाथ ने, अगर उसको हटा दिया जाए तो बिजली बिल्कुल महंगी है। हार्स पावर के हिसाब से जो ट्यूबवेल लगता है तो उस पर जो पर फिक्स्ड चार्ज है वो भी बहुत ज्यादा था। अगर हरियाणा से आप देखें तो किसानों के दिमाग में ये सब बातें रहती हैं और ये किसानों को ये चीजें अंदर तक प्रभावित करती है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कर्ज माफी के लिए उतना लालायित नहीं रहते हैं जितना बिजली बिल माफी के लिए और गन्ने के दाम के लिए। और ये चीजें बहुत, और इसीलिए आपको मालूम है कि कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए उसी इलाके के किसान सबसे ज्यादा थे। हालांकि उनको आढ़तिया कहा गया, उनको बड़े किसान कहा गया, तमाम बातें कही गई, लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटी ये बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके के किसानों को आप एमएसपी की बात करेंगे, आप गन्ना इधर, अब मैं 20 जिलों को जानता हूं जहां गन्ना में कोई उत्पादन नहीं है। आजमगढ़ में एक चीनी मिल है, बहुत बड़ी चीनी मिल है, वहां के जीएम से आप जाकर के मिले तो वो परेशान रहते हैं कि इधर के इलाके के लोग गन्ना बोते ही नहीं, हम मिल चलाएं तो चलाएं कैसे, हमको मिल चलाने लायक गन्ना नहीं मिल रहा है। उधर के किसान ये परेशान है कि इस मिल की कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, मिल चल नहीं रही है। तो ये अलग अलग इलाका है, उत्तर प्रदेश एक देश के बराबर है। तो कुल मिलाकर के हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, पहले दूसरे चरण की जो चुनाव कर रहे हैं, वो दिनों दिन बहुत दिलचस्प हो जा रहा है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव उस टर्फ पर खेलना चाहते हैं जहां सिर्फ किसानों की बात हो, जहां सिर्फ कृषि कानूनों की बात हो, जहां सिर्फ गन्ने की बात हो, बिजली की बात हो। इस पर ज्यादा वो जोर दे रहे हैं, बच रहे हैं जो बीजेपी अपनी चाल चलने वाली है। अभी अमित शाह ने जाटों की बैठक के दौरान जो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा कि मुगलों से आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, जो वायरल हुआ है। तो अमित शाह आज मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले हैं और मुजफ्फरनगर सहारनपुर पहुंचने वाले, देवबंद भी जाने वाले हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी करने वाले हैं। देवबंद किस तरीके का कौन सी जगह है, उसका क्या प्रतीक है, अगर मैं थोड़ा बताऊं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव प्रचार शुरू हुआ था वो सहारन के शाकुंभरी देवी से शुरू किया गया था, योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया था। और
बसपा और सपा के गठबंधन की पहली रैली जो है वो देवबंद से की गई थी। तो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट जो मुस्लिम्स का बहुत ही प्रभावी एक देवबंदी सेक्ट है, तो आज वहां पर अमित शाह जा रहे हैं। तो आपको पता है कि पिछले एक साल तक भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा चेहरा सहारनपुर से लेकर के मेरठ और बागपत शामली नहीं गया, लेकिन चुनाव के वक्त इस तरह का दौरा वो कर रहे हैं। मथुरा भी वो गए थे। तो इस चुनाव को वो अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं। अखिलेश और जयंत को डर इस बात का है कि 2014, 17 और 19 में जैसे चुनाव जिस पैटर्न पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हुआ, वो किसी भी तरीके से इस बार 2022 में ना हो। उनकी कोशिश ये है, और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी खींच के उसी पाले में ले आ रही है कि जैसे 3 बार जीते हैं, इस बार भी जीत के दिखा देंगे। राजीव, आपने खूब विश्लेषण किया। मैं आऊंगी आपके पास दोबारा, और प्रशांत देव आपके पास भी आती हूँ, लेकिन मैं इस बीच चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। और राकेश त्रिपाठी जी, क्या है काठ? संकल्प पत्र आ गया है समाजवादी पार्टी का, इसमें तमाम बड़े वादे हैं जो आपने किए, उससे भी ऊपर 300 यूनिट बिजली फ्री है, सिंचाई के लिए फ्री बिजली, किसानों को लोन ब्याज मुफ्त देंगे, और छात्रों को लैपटॉप है। आईटी में 22 लाख रोजगार, 15 दिन में किसानों का जो गन्ने का भुगतान है वो कर दिया जाएगा। शहीद जो किसान परिवार हैं 25 लाख का मुआवजा। क्या कीजिएगा? दूसरी तरफ जाटलैंड में ही जयंत चौधरी उनके साथ हैं, किसानों को लेकर वो लगातार आप पर हमलावर हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ उनके संकल्प पत्र को जब आप पढ़ रही थी। मुझे लगा शायद अगली लाइन में आप ये पढ़ेंगे कि ये अखिलेश यादव जी आसमान से चांद और तारे भी तोड़ करके ला करके दी। सच्चाई ये है कि आज इतना डेस्परेशन में है अखिलेश यादव जी, कुछ भी वादा कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कल मुजफ्फरनगर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद वहां वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि मेरा हेलीकॉप्टर रोक लिया गया और मुझे लाने से रोका जा रहा है। अब जब ये चुनाव हार जाएंगे 10 तारीख को, तो बताएंगे कि देखिए उस दिन मेरा हेलीकॉप्टर रोक लिया था, आधे घंटे हेलीकॉप्टर न रोका होता तो 5 लाख वोट में उसी दिन वहां जुटा लिया होता, मेरे 5 लाख वोट कम हो गए थे क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर रोक गया। लगातार हताशा में, निराशा में, कभी मीडिया पर अविश्वास जताते हैं, कभी निर्वाचन आयोग पर अविश्वास जताते हैं, कभी प्रशासनिक मशीनरी पर अविश्वास जताते हैं। सबसे शिकायत है, लगातार उनकी हताशा दिखाई पड़ रही है। सच्चाई यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जमीन पर उतरता हुआ दिख नहीं रहा। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशी आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरएलडी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश इस बात को लेकर के है। समाजवादी पार्टी का इतना दबाव आरएलडी पर दिखाई पड़ रहा है कि मथुरा के मार्ट में उनको अपना प्रत्याशी वापस लेना पड़ा आरएलडी को। इन बातों की बड़ी प्रतिक्रिया आरएलडी के कार्यकर्ताओं में है, विशेष करके जाट बिरादरी में। और मुजफ्फरनगर का दंगा, शामली और आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले रहे हैं, जिन जिलों में जाट भाइयों पर बहुत अत्याचार किया है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, उन पर मुकदमे लिखे गए। वो दंगा पीड़ित थे, उनकी पीड़ा को अनसुना किया गया और उन्हीं को ही आरोपी बनाने का प्रयास किया गया। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की गई है। अखिलेश यादव जी के ट्रैक रिकॉर्ड को उत्तर प्रदेश भुला रही है। आज ये कह रहे हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम हम शुरू कर देंगे। भाई ये ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा ना। आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने ही ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने का काम किया। 2012 से लेकर के 17 तक आपकी सरकार थी, आपने इस संदर्भ में कोई पहल नहीं की। आप कह रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे भाई 300 यूनिट बिजली अपने कार्यकाल में एक व्यक्ति के घर में आपने 1 महीने में दी ही नहीं, आप फ्री कहां से दे देंगे? पैसे से दे नहीं पाए थे, आप फ्री दे देंगे। आपके ट्रैक रिकॉर्ड, आपका जो भी आप कहते हैं उसके आधार पर उसका आकलन होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो किया है, और जो किया है वो दिख रहा है। इसलिए जो हम कहेंगे वो हम करेंगे, और जो करेंगे वो दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी ने गन्ना किसानों का आज 1,55,000 करोड़ रुपए का हमने गन्ना मूल्य भुगतान करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 92,000 करोड़ रुपए उन्होंने गन्ना मूल्य भुगतान किया था। ये सवाल तो गन्ना किसान पूछेंगे। देखिए अभी राजीव जी कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान गन्ना बोते हैं, पूर्वांचल में नहीं बोते। मैं राजीव जी से आज ये अनुरोध करके पूछ रहा हूं, याद करिए देवरिया और कुशीनगर का क्षेत्र, क्या उसको चीनी का कटोरा नहीं कहा जाता था? क्यों पूर्वांचल की चीनी मिलें बंद हो गई? क्यों पूर्वांचल में पिपराइच की चीनी मिल बंद हो गई? क्यों पूर्वांचल में मुंडेरवा की चीनी मिल बंद हो गई? और ये पिपराइच और मुंडेरवा की चीनी मिल क्या योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू नहीं की? आज आजमगढ़ की जिस सठियाओं चीनी मिल की आप चर्चा कर रहे हैं, सठियाओं चीनी मिल क्यों बंद हो गई? क्योंकि पूर्वांचल में सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों ने पूर्वांचल को राजनीति का शिकार बनने दिया। पूरी किसानों, जितनी किसान बेल्ट थी पूर्वांचल की, उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने, तहस नहस कर दिया। गंगा, यमुना, घाघरा, सरयू का वो उपजाऊ क्षेत्र, वहां का किसान क्यों परेशान हुआ? क्योंकि माफिया का इतना आतंक था। पूरा पूर्वांचल माफियाओं के नाम से पहचाना जाने लगा था। आजमगढ़ की क्या पहचान हो गई थी? बनारस की क्या पहचान हो गई? जौनपुर की क्या पहचान हो गई? गोरखपुर की क्या पहचान हो गई? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से
हमने आज पूरे उत्तर प्रदेश का एक कायाकल्प करने का काम किया है और विशेषकर पूर्वांचल को लेकर के जो पूरी छवि थी उसको हमने बदलने का काम किया है। वरना मऊ में, वाराणसी में किस प्रकार से मुख्तार अंसारी का आतंक होता था, प्रयागराज में किस प्रकार से अतीक अहमद का आतंक होता था, अवध के क्षेत्र में रिजवान जहीर का आतंक हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने इन माफियाओं पर बहुत शिकंजा कसने का काम किया है और जो माफिया खौफ फैलाते थे वो माफिया आज खौफ में है। भारतीय जनता पार्टी ने आज किसान के लिए, डॉक्टर अजीज खान ने उंगली उठाई है क्योंकि आपने जो उनका संकल्प पत्र है उस पर उंगली उठा दी, कई सवाल खड़े कर दिए। आप सिर्फ और सिर्फ इसको चुनावी वादे बता रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान, मैं आती हूं आपके पास। राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं स्पीच। राजीव, देखिए विपनेश, मैं कुछ बात ये बता दूं कि पुरानी पेंशन को लेकर के चर्चा बहुत है उत्तर प्रदेश में और सरकारी कर्मचारियों की निगाहें लगी। अखिलेश यादव ने जो चुनावी वायदा किया है, एक फैक्ट ये है, कुछ उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। एक फैक्ट ये है कि ये पुरानी पेंशन को खत्म करने का जो फैसला है वो अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने किया था और ये राज्य सरकारों पर उस वक्त के समय ये ऐच्छिक था, ऑप्शनल था कि वो चाहें तो इसको लागू करें, वो चाहें तो न लागू करें। और राकेश त्रिपाठी ने जो बात कही कि मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उन्होंने ये फैसला किया कि पुरानी पेंशन उत्तर प्रदेश में बंद की जाएगी। पहली बात तो ये है कि ये दोनों का फैसला था। इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार थी उसने फैसला किया और राज्यों को ये ऐच्छिक था, ऑप्शनल था कि वो करें या न करें, तो मुलायम सिंह ने भी बंद किया। तीसरी बात यह है कि अब के दौर में पुरानी पेंशन योजना अगर कोई सरकार नई उत्तर प्रदेश की आती है तब वो अगर अपने घोषणा के मुताबिक वो काम करती है तो वो फैसला केंद्र सरकार की सहमति के बगैर अब राज्य शुरू कर पाएगा कि नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने ट्रेजरी से पेंशन देने के बजाय एक अलग फंड बनाने की बात की है। तो जिन मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जितनी जानकारी, जितनी भी हमको बातें पता है वो दर्शकों तक, हम ब्रेकिंग विद एजेंडा जो कार्यक्रम है उसमें लोगों तक सिर्फ बहस नहीं, सूचना पहुंचाने का भी काम करते हैं। दूसरी बात ये मैं बता दूं, मैंने ये नहीं कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरी तरफ गन्ना नहीं होता, मैंने कहा कि वहां सबसे ज्यादा होता है। दुनिया को पता है कि बस्ती, देवरिया, गोरखपुर और महाराजगंज के इलाके में आज भी गन्ना पैदा होता है और उसका एक बड़ा इलाका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 20-25 जिले ऐसे हैं जहां कोई गन्ना उत्पादन नहीं होता है और उस पैमाने पर नहीं होता है। जो गन्ने के रेट से इमोशनल अटैचमेंट या चुनावी फायदा नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम 2 चरण में जो चुनाव हो रहे हैं वहां होंगे, वहां उससे उतना ज्यादा फर्क उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में नहीं होगा। मैं ये जोड़ना चाहता था। ठीक है राजीव, आती हूं और प्रशांत जल्दी से आपके पास आती हूं, लेकिन डॉक्टर अजीज खान से मैं रिएक्शन ले लूं, फिर इंद्रजीत सिंह जी के पास मैं जाऊंगी। डॉक्टर अजीज खान, आपके लिए सवाल मेरा ये है, जैसे राजीव ने कहा कि आप नहीं चाहते कि 2014, 17, 19 के तरह पैटर्न पर जो बीजेपी ने चुनाव जीता वो पैटर्न दोहराया जाए, इसीलिए राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी वादे आप कर रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बीजेपी ने तो वादे किए और काम करके दिखाया है, वो उनका पक्का वोट बैंक है। देखिए विपनेश जी, राकेश जी को आपने एक लंबा वक्त दिया है, मुझे कम से कम पूरी बात रखने का मौका दीजिए। अभी मैं थोड़ा सा पुरानी पेंशन पे आऊंगा, उसके बाद हम मुद्दों पे आएंगे, अपने संकल्प पत्र पे आएंगे। पुरानी पेंशन का मैं थोड़ा वाकया बता दूं कि जो ये बुढ़ापे का सहारा 22 दिसंबर 2003 को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, साहब एक रेफरेंस दिया बीके भट्टाचार्य समिट के आधार पे, उन्होंने कहा इसे बंद कर दिया जाए क्योंकि 2.1% जीडीपी ये कहा जा रहा था इससे बेकार जा रहा है, और उन्होंने इसका एक प्रस्ताव दिया और उसके बाद एनपीएस सिस्टम लागू करने के लिए उन्होंने लागू कर दिया। यानी एनपीएस सिस्टम का मतलब अंशदायी सिस्टम, यानी कुछ सरकार देगी और कुछ जो नौकरी कर रहा है वो उनका मिला करके उसको इन्वेस्टमेंट किया जाए, यानी वो शेयर मार्केट में लगाया जाए, ये मकसद था। शेयर मार्केट में लगाने का मतलब उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाना। पहली बात, सवाल इस बात का, एक तो पुराना पेंशन लिया और उसके बाद उसको रिस्क पे छोड़ दिया जा रहा है। पहली बात, ये कहीं ना कहीं उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास। दूसरी बात, एक दूसरा चेहरा देखिए बीजेपी का। देखिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया कि सांसदों और विधायकों का, यहां तक कि उनका पेंशन बंद नहीं किया, और यहां तक कि अगर कोई सांसद है और विधायक है तो वो दोनों पेंशन ले सकता है। तो उसी चीज को माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, और बहाल कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि राज्यों को वो अधिकार है, इसमें इनको ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बिजली की बात की। देखिए बिजली को आप देखें, नवंबर 17 में और सितंबर 19 में 2 बार बिजली की रेट बढ़ाए गए।
इनके कार्यकाल में, रिज्यूम में। पहले ये 5 रुपया 10 पैसा पर यूनिट था, आज ये 8 रुपया 40 पैसा पर यूनिट है। ये शहरी क्षेत्र के लिए, देहात क्षेत्र के लिए 2 रुपया 20 पैसा था पहले पर यूनिट चार्ज, और ये 4 रुपया 50 पैसा है। इन्होंने रेट तो बढ़ा दिया, लेकिन एक भी पावर प्लांट इन्होंने नहीं लगाया। जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में कई थर्मल पावर प्लांट लगाए, चाहे वो जवाहरपुर का हो, ओबरा का हो, हरदेवगंज का, बहुत सारे लगाए। और जो हमने पावर प्लांट लगाया उसी से बिजली आज सप्लाई हो रही है और लोगों को मिल रही है। अपने रिज्यूम में इन्होंने कोई पावर प्लांट नहीं लगाया, इसलिए हमें पता है कि मैंने रेट बढ़ाया नहीं था, कम रेट पे हम बिजली दे रहे थे। रेट बढ़ा इसलिए हम 300 यूनिट बिजली दे सकते हैं, मेरे पास है, क्षमता है। अब मैं अपने संकल्प पत्र पे आना चाहता हूं। हमने कहा किसानों को ब्याज मुफ्त लोन देंगे, भाई हम पहले दे चुके हैं। नहीं, योगी जी तो कह रहे हैं जब कंपनी बिजली नहीं होगी तो फ्री कहां से देंगे? अरे भाई बात तो सुनिए। अरे विपनेश जी आपने कहा था, उन्होंने लंबा उनको वक्त दिया था आपने। हमने कामधेनु योजना था मेरा, उसे पोल्ट्री फार्म के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, पशुपालन के लिए हमारी स्कीम पहले भी रही है। 25 लाख से लेकर के 1 करोड़ 32 लाख तक हमने दिया है कर्ज। हमने कई सारे काम किए हैं, जैसे समाजवादी पेंशन योजना। आप देखिए ना, इससे पहले 12 से 17 के बीच में 55 लाख गरीब परिवारों को हमने समाजवादी पेंशन योजना दिया। 18,000 रुपए प्रति वर्ष अब देने का वादा पहले हमने कम दिया था, अब हमने बढ़ा दिया है। हम चूंकि ये काम कर चुके हैं, हमने आईटी सेक्टर में, आईटी क्षेत्र में हमने कहा 22 लाख नौकरी देंगे। आप अंदाजा लगाएं कि HCL में, सुन लीजिए, अरे विपिन जी, HCL में हमने लगभग 6,000। जल्दी से एक बड़ी खबर आ गई, फिर दोबारा मैं आऊंगी आपके पास। हमने जो वादा किया, प्लीज सुन ले मेरी बात, जो वादा किया वो हम कर चुके हैं, हम उसी को इंप्लीमेंट कर चुके हैं। हम कोई नई नवेला वादा नहीं कर रहे। हमारा संकल्प पत्र बीजेपी की तरह झूठा संकल्प पत्र नहीं है, इसमें सच्चाई है और हम ये कर सकते हैं। चलिए मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का डॉक्टर अजीज खान मुझे रुक कर लेने दीजिए, फिर आती हूं। यूपी में बीजेपी की जीत को लेकर और मजबूत करने के लिए पीएम मोदी भी अब यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। 31 जनवरी से वो फिर यूपी के सियासी रण में कूद रहे हैं। हालांकि लोगों के बीच जाने की बजाय वो वर्चुअल रैली करेंगे। 31 जनवरी को उनकी पहली वर्चुअल रैली होगी, आयोजित की गई है, और पीएम की इस वर्चुअल रैली में पश्चिमी यूपी के 5 जिलों को कवर किया जाएगा। इसमें सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर जिले के 21 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा। पीएम मोदी के भाषण को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। मैं आती हूं इंद्रजीत सिंह जी आपके पास, उससे पहले प्रशांत देव आपके पास आ रही हूं। प्रशांत देव, चाणक्य तो ऑलरेडी मैदान में है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हवा किस तरफ चल रही है? अब तो पीएम भी मोर्चा संभालने वाले हैं वर्चुअली। जी विपनेश, बिल्कुल सही बात कहा आपने कि अमित शाह जिस तरीके से अपना कैराना से लेकर के आज मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में अपना डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, उनके सामने सिर्फ अपना एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य ये है कि जो नाराज़ लोग हैं उनको कैसे मनाना है। क्योंकि अगर चाणक्य उनको कहा जाता है तो इसी बात से कहा जाता है कि ज़मीन की हकीकत वो समझ रहे हैं कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनको कुछ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ जाटलैंड चाहिए। दरअसल में मुद्दों की बात राजनीति में बहुत होती है, लेकिन ज़मीन पे हम लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। जो आम आदमी को मुद्दों पे जो चुनाव होता है, ये चुनाव कम से कम हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम आदमी की ज़रूरत और मुद्दों पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये चुनाव पूरी तरीके से समीकरण पर आधारित तय हो चुका है कि समीकरण की बात करें तो बीजेपी के अपना कोर वोट फिक्स है, समाजवादी पार्टी का अपना कोर वोट फिक्स है, बसपा का अपना कोर वोट फिक्स है, कांग्रेस को जो मिलना है वो फिक्स है। अब सवाल उठता है कि जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 17% जाट है, यानी कि एक्स्ट्रा वोट जो है, वो एक्स्ट्रा वोट जिसकी तरफ जाएगा सरकार उसी की बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यही एक्स्ट्रा वोट हमेशा जब 2014, 17, 19 में बीजेपी को मिले तो बीजेपी ने अपना विजय का परचम लहराया, ज़बरदस्त तरीके से लहराया। तो ये जो उत्तर प्रदेश में 7% है, पूरे अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं तो 17% जाट हैं, वो जाट जहाँ जाएंगे उसी की ठाठ होगी। तो अमित शाह को अपना वो जाट केंद्रित करके देख रहे हैं, इसीलिए कानून वापस हुए, इसीलिए अमित शाह सड़कों पे घूम रहे हैं और डोर टू डोर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो अपने वोट हैं वो कहीं नहीं खिसकने वाले, वो उनको मिलने वाले। जो एक्स्ट्रा वोट उनको जो मिलते थे जाट, वो खिसक रहे थे, उस पर सेंध लगाई, तो उसको अब मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव को भी ये वोट पहले नहीं मिलते अगर इसीलिए उन्होंने जयंत चौधरी को अपने साथ मिलाया। तो अब सवाल उठता है कि जयंत चौधरी में क्या वो करिश्मा है जो उनके साथ साथ चुंबक की तरह तमाम जो है जाट मतदाता उनके पीछे चले जाएंगे, या फिर बीजेपी के बड़े नेता उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए दरवाजे घूमेंगे तो नाराज़गी दूर हो जाएगी।
तो ज़मीन पे जो हमें ये दिखाई दे रहा है कि लगभग बहुत हद तक स्थिति जो है जाट जैसे 50-50 तो हो ही गया कि 50 कहते हैं कि चलो अब ठीक है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी नाराज़ हैं। अगर परसों की बात करें, मथुरा में जिस जगह पे डोर टू डोर कॉन्टैक्ट अमित शाह कर रहे थे, उसी के ठीक बगल में हम एक गाँव में गए जो जाटों का गाँव है, वहाँ नाराज़गी हमें पूरी तरह दिखाई दी। तो इसी नाराज़गी को साधने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनको सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उस जाट लैंड से उनका वोट चाहिए जो उनको जीत दिलाएगा, यानी कि जो 2017 में इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 136 में से 115 सीट जो बीजेपी लाई, 21 में बाकी पूरी सभी पार्टियां, उसी को वो वापस लाना चाहते हैं। ये समीकरणों के आधार पर ये पूरा चुनाव हमें दिख रहा है। बाकी रहा सवाल आपका बिजली, पानी, सड़क, गली नाले मुद्दे, वो कहीं हमें बहुत गौण दिखाई दे रहे हैं कि पब्लिक से आप पूछे कि आपकी सड़क बनी, आपकी नाली बनी, आपकी बिजली बिना, आपका स्कूल शौचालय, कहते हैं योगी या कहते हैं अखिलेश यादव। तो उनके सामने, आम मतदाता के सामने सीधे एकदम धुरी बनी हुई है, या तो इस पार या तो उस पार। तो एकदम स्थिति ऐसी हमें सड़कों, यहाँ पे गली गूचों में सड़कों पे यही दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो समीकरण पे है। और ठीक है, आप सही कह रहे हैं प्रशांत देव, आपने एकदम सही कहा। वही समीकरण सेट करने की पार्टी कोशिश भी कर रही है। मैं आ रही हूँ आपके पास इंद्रजीत सिंह जी, मैं देरी से आ रही हूं आपके पास, लेकिन वक्त पूरा आपको दिया जाएगा। 2022 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर ऐसा क्या करिश्मा आप कर देंगे? बयार के साथ साथ आरएलडी चली है हमेशा, जिधर हवा बही है उधर आपने कदम रखा है। बीजेपी कह रही है कि हमारी हवा चल रही है, आरएलडी ने अपना नुकसान कर लिया है बहुत बड़ा इस बार 2022 में। धन्यवाद मैडम जी, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जरूर अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं मुद्दों की बात करूंगा। देखिए, बात यह है, आपका कहना ये है कि अपनी सुविधा के हिसाब से इधर उधर पार्टी में चेंजिंग आई। देखिए, जब अपने लोगों को ताकत देनी होती है तो आप बाहर, सत्ता से बाहर रह के अपने लोगों को ताकत नहीं दे सकते। उनका कहना, हमारे 24 वर्गीय अजीत सिंह जी का भी यही मतलब था कि दूसरे के दरवाजे पे खड़ा होके जाके अपनी बात कहने से कम अपने घर में ना कोई। आपको देखा होगा जयंत चौधरी जी और चौधरी अजीत सिंह जी, मैं चौधरी चरण सिंह जी की बात तो नहीं कर पाऊंगा, उस टाइम में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन मैंने दोनों कार्यकाल इनके देखे। इनके यहाँ कभी गनर, कभी आपको सुरक्षा कर्मी धक्का देते हुए नहीं मिलेंगे। तो जितनी सुविधा मेरे समाज को, किसान समाज के आदमियों को, जो मतलब सीधा समाज होता है, उसको वहां एंट्री करने में सुविधा लगती है, उस हिसाब से ये तो आ गई बात चेंजिंग की। अगर जयंत चौधरी जी को अपने लिए कोई दर्द होता कि मुझे एमएलए एमपी दोबारा बनना है, तो वो 2 दफा हारे हैं लेकिन घर नहीं बैठे हैं। उन्होंने कोरोना के दौरान भी, किसान आंदोलन के दौरान भी हर जगह, हर मौके पर जाके ढंढास बांधने का काम करा है। 700 किसान मर गए। बीजेपी की इतनी बड़ी फेडरलिस्ट है, यूपी की सरकार, केंद्र की सरकार, किसी किसान भाई के साथ जाके 7 मिनट के लिए इन्होंने आंसू नहीं बहाए। अब बात आती है बिजली की। इन्होंने 4.5 साल कोरोना के दौरान भी बिजली के बिलों को पूरी भरमार तरीके से इन्होंने जनता से लिया, और आप दे नहीं पाए। 4.5 साल बाद आप बिजली कम कर रहे हो, तो 4.5 साल आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, संपर्क टूट गया। राकेश त्रिपाठी से जवाब दीजिए। अभी मैं सुन रहा था उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को कभी सिक्योरिटी ने धक्का नहीं दिया है। अरे, कल मुजफ्फरनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो फुटेज मैं उम्मीद करता हूं विपनेश जी आपके चैनल तक भी पहुंच गए होंगे कि कल किस तरह से सुरक्षा कर्मियों ने वहां कार्यकर्ताओं की पिटाई की है, और कार्यकर्ताओं ने भी किस तरह से वहां अराजकता मचाने की कोशिश की। ये नेता को मिलने का उत्साह है। आप जी आप देखिए, अभी आप कह रहे थे सुरक्षा कर्मियों ने पीटा नहीं है, कल ही अभी सुरक्षा कर्मियों ने पीटा। आप ये कल वाली बात याद दिला रहे थे क्या? आज चैनल पर बैठ करके कल वाला दर्द याद दिला रहे थे क्या? नहीं, कल वाला दर्द याद दिला। त्रिपाठी जी गलत बात मत कीजिए। आपको कभी भी चौधरी जयंत जी के साथ, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ आपको आप सुनिए, आपके अंदर बाधा नहीं है, आपके अंदर बाधा नहीं है बात सुनने का, आप भ्रमित करते हैं बात को। अरे सुनिए इंद्रजीत जी, मेरी बहुत संवेदना है, कार्यकर्ता बहुत मेहनत करता है। आपने जो बिजली का बिल 4.5 साल बाद वापस करे, 4.5 साल का पैसा वापस कीजिए। सुनिए भाई, मैंने तो सवाल उठाया था ना मुजफ्फरनगर में भारतीय समाजवादी पार्टी के 4 नेताओं को जो आरएलडी की टिकट पे चुनाव लड़ाया गया है, उसकी वजह से मायूस हुआ है। आप दूसरे के घर में क्यों जाते हैं? ये हमारे घर का परिवार का मामला है, इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? वो कह रहे हैं परिवार का मामला है, आप उसमें इंटरफेयर मत कीजिए। राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं परिवार का मामला है।
मैं हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अंतर्मन की बात तो वो भी जानते हैं, टीवी डिबेट्स में नहीं कह सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के पीछे क्या वातावरण है ये आपके मुजफ्फरनगर से रिपोर्टर वहां मौजूद है, प्रशांत जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने एक जाति और मजहबी समीकरण बनाने का भरसक वहां प्रयास राकेश किया है। त्रिपाठी जी, एक लेकिन सवाल जमीनी का स्तर पर जवाब हकीकत कुछ दीजिए। और है। समाजवादी पार्टी कह रही है, बार बार अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी सुना होगा कि बीजेपी नेताओं का इतना विरोध हो रहा है गांव-गांव में कि नेता उनको सुनना तक नहीं चाह रहे हैं। संजीव बालियान का विरोध हुआ है, इसीलिए इस बार बीजेपी में बेचैनी ज्यादा है। सर आ रही हूँ, एक बार मैं अपने सवाल का जवाब, इंद्रजीत सिंह जी आ रही हूँ, सर आ रही हूँ। विपिनेश जी, मैं बहुत चुनौती देकर के कह रहा हूं, हिम्मत हो तो अखिलेश यादव जी गांव गांव में जाकर के डोर टू डोर संपर्क करके दिखाएं। हिम्मत हो राहुल गांधी जी में, प्रियंका वाड्रा जी में, मायावती जी में या जयंत चौधरी जी में कि वो दरवाजे खटखटाएं, सबके सामने जाकर के अपनी सरकार की उपलब्धियां या हमारे सरकार की खामियां बताएं। ये हिम्मत केवल भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय से जगत प्रकाश नड्डा जी वो जनता के बीच में सीधे जा रहे हैं। आदरणीय श्री अमित शाह जी वो जनता के बीच में सीधे जा रहे हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी सीधे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सीधे जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी सीधे जा रहे हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी सीधे जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी सीधे जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी सीधे जा रहे हैं। मैं सीरीज में नाम गिनाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से लेकर के डॉक्टर जिसकान जी आपके पास ही आ रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ, आ रही हूँ सर, आपके पास ही आ रही हूँ, नाराज मत होइए, मैं आ रही हूँ आपके पास, आपके पास नहीं, आपके पास पूरा वक्त होगा। के मन के भीतर अहंकार है क्या? अखिलेश यादव जी के मन के भीतर अहंकार है? ठीक है, मैं इसी पर जवाब ले लेती हूँ राकेश त्रिपाठी जी। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर अजीज खान, जो राकेश त्रिपाठी ने शुरुआत में एक बात कही, क्या अखिलेश यादव इस पर दबाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के आरएलडी के, और वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि डोर टू डोर कैंपेन कर ले? देखिए कौन दबाव में है, कौन आप सुनिए, एक मिनट में हल्ला मत करिए आप। इंद्रजीत जी आ रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ। एक मिनट रुक जाए। देखिए ऐसा है विपिनेश जी, कौन दबाव में है कौन दबाव में नहीं है। अमित शाह जी ने सीधा सीधा कहा सरेंडर कर गए, कहा साहब जैन जी हमारे साथ आ जाइए। ये सीधा सीधा इनकी हताशा और निराशा है। पहली बात मैं कह रहा हूं, ये कह रहे थे साहब हमारे नेता गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं। अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी अपने विधानसभा क्षेत्र में गए थे, किस कदर वहां की जनता ने उनको दौड़ाया, वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने देखा। ये देखिए, ये सब कहने की बात है, ये सब जानते हैं। दूसरी बात, मैं अपने प्रोजेक्ट पे आना चाहता हूं। आज हमारा जो संकल्प पत्र है ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सेप्टेबल है, और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो संकल्प पत्र लिया, जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करके छोड़ेंगे, चाहे वो एमएसपी देने की बात हो। ये एमएसपी पे हंस रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं 20,000 करोड़ रुपए हमारे इस देश का विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी लेकर के विदेश में भाग गए। अगर 1,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर देते किसानों के ऊपर तो सबको एमएसपी मिल जाती। लेकिन ये किसानों से हमदर्दी नहीं है, इनको उद्योगपतियों से हमदर्दी है। इसलिए हमारे नेता ने कहा एमएसपी हर फसल पर देंगे, हर एक फसल पे हम एमएसपी देंगे। पहली बात हमने कहा किसानों को सिंचाई मुफ्त देंगे, क्या बुराई है भाई? किसानों को पहले 100 बीएचपी देते थे, 100 रुपीज पर बीएचपी देते थे आप, आज आपने 170 रुपया पर बीएचपी कर दिया। बताइए, 2 गुना किसानों का रेट बढ़ा दिया आपने। हम अगर कह रहे हैं हम फ्री में देंगे तो इसमें क्या बुरा है, और हम दे सकते हैं क्योंकि हमने पहले दिया है। दूसरी बात, नौजवानों को लैपटॉप हमने पहले भी दिया है, 18 लाख लैपटॉप हमने पहले बांटे हैं, हम फिर लैपटॉप देंगे। हमने कहा कि जो सांड आज देखिए रास्ते में जाते हैं, आप लोग घायल कर देते हैं सांड, उससे लोग घायल हो रहे हैं। ट्रामा सेंटर में जाके देखिए, जो सांड से घायल होगा उसको 5 लाख रुपया हम मुआवजा देंगे। जो किसान को मारा गया है, जिनको जो शहीद किसान है, उनको हम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। ये लिस्ट तक नहीं बना पाए, सूची तक नहीं बना पाए, लेकिन हमारे नेता ने कहा कि जो लखीमपुर में जिनको रौंदा गया है उनको हम 25-25 लाख रुपया देंगे, और उनके पक्ष में हम स्मारक भी बनाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम जो संकल्प करते हैं उसको हम अमल में ला रहे हैं। दूसरी बात, यश भारती सम्मान हम पहले देते थे, इन्होंने बीच में बंद कर दिया। हमने नगर भारती सम्मान हम पहले देते थे, नहीं, और आज हम उसको और बड़े स्तर पर ले जाएंगे, गांव-गांव ले जाएंगे, तहसील स्तर पर ले जाएंगे। मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हमारी हर स्कीम गांव तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, और लोगों के लिए सरकार बनाई गई है, इसलिए सरकार का फायदा जनता के लिए हो। क्योंकि जनता जब सरकार को चुनती है तो वो सरकार जनता के लिए काम करे। ये जनता के लिए नहीं काम करते, ये उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। और हमारी मांग है
कि ऐसी सरकार को जनता उखाड़ कर ठीक है, आपने अपनी बात रख ली डॉक्टर अजीज खान। मैं आती हूँ इंद्रजीत सिंह जी उंगली उठा रहे हैं, मैं उनकी भी बात सुन लेती हूँ। इंद्रजीत सिंह जी, सवाल मेरा ये है आपसे कि जयंत चौधरी क्या मुद्दे, क्या बातें लेकर जा रहे हैं किसानों के बीच में उस जाटलैंड पर, जिस पर बैठकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कि किस बात पर यकीन कर रहे हैं ताकि वोट आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाए? देखिए विवेश जी, आप 5 मिनट का समय दिए, इसके बाद नेक्स्ट टाइम आप मौका लगे तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, लेकिन बात कहने दीजिए। मैं कहना चाह रहा हूं, कल आप देखिए दोनों युवा नेतृत्व के अंदर कितना एक उभारा था, कितनी उनके चेहरे पे एक खुशी थी कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने उनको नॉर्मलाइज, इतना सब कुछ करने के बाद नॉर्मलाइज होते हुए नहीं देखा था। उन्होंने मुद्दों की बात करी कि हम 15 दिन के अंदर किसान की पेमेंट करेंगे, उसके लिए अलग से बजट बनाया जाएगा। अखिलेश जी ने कहा कि मेरठ मुजफ्फरनगर के एरिया को लखनऊ से जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे बनाने का काम करेंगे। उन्होंने हर मुद्दे को वो छोड़ने की कोशिश करी है जिस मुद्दों पे किसान को पीछे धकेला गया है, चाहे मुआवजे की बात हो जिन परिवारों में से मृत्यु हुई है, चाहे उन लोगों के साथ उनको नौकरी देने की बात हो। और उन्होंने कहा है कि अपने जो पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में के युवाओं को मौका दिया जाएगा, खेल के बड़े बड़े मैदान बनाए जाएंगे कि ओलंपिक में जाके जब बाहर के दूसरे के देश मेडल हासिल कर सकते हैं तो हमारा उत्तर प्रदेश उनको क्यों नहीं ले सकता। आज तक कभी इन्होंने खेल मंत्री वो बनाया जिसको खेल के बारे में पता नहीं, स्वास्थ्य मंत्री वो बनाया जिसको स्वास्थ्य के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि जब किसी को पता ही नहीं हो करेगा। हम हर उस मुद्दे को छूने का काम करेंगे जिसकी हमारे किसान भाई को जरूरत है। किसान को हमेशा पीछे धकेल, या छोटा किसान है, मुझे बताइए। चुनावी मौसम है, हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से वादा कर रही है, कैसे जनता यकीन कर ले? अभी कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, ऐसे वादे आप भी कर रहे हैं, सब कुछ फ्री दे देंगे, कहां से लाएंगे इतना? मैं बताता हूँ, इनकी आप लिस्ट उठा के देखिए पिछली सरकार की, अगर ऊपर से 1 से लेकर 25 तक चालू होंगे तो उसमें से केवल 5 पे निशान लग पाएगा ओके का, 20 पे उसको काटा मारना पड़ेगा। ना ये नौकरी दे पाए, डीजल के रेटों की हाल देखो, कोरोना में किस तरीके से 5,000 का इंजेक्शन 1 लाख रुपए में बिका। मेरे गाजियाबाद के अंदर 11 हॉस्पिटल चिन्हित करे गए जिन्होंने इंजेक्शन के ऊपर ओवर रेट लिया और पेशेंट को एडमिशन देने के लिए ओवर रेट लिया, और उनको चिन्हित करके ये कहा गया कि 11 हॉस्पिटल पे कार्रवाई होगी। किसी हॉस्पिटल पे 11 रुपए का जुर्माना नहीं हुआ। ये अपने हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं दे पाए। गुरु साहब ने हमको हिम्मत देके गुरुद्वारे में ऑक्सीजन के सिलेंडरों के। चलिए राकेश जी से लास्ट कमेंट ले लेती हूँ, वक्त की भी कमी है। राकेश जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे बाजी हाथ से निकल गई। जब वक्त था, जब किसान बॉर्डर पर बैठे थे, तब आपको मैदान में आना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि अखिलेश ने अपनी ताकत को जयंत चौधरी के साथ मिलकर बड़ा कर लिया है, तो बीजेपी के नेता मैदान में उतरे। काफी देरी इसको बताई जा रही है। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का सबसे बड़ा गठबंधन बन चुका है। विपनेश जी, आपने देखा है कि सपा बसपा का सबसे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में बन चुका है और मुखी खाए हैं। ये कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर देख चुके हैं और आरएलडी पहले भी इनके साथ थी, 2019 में भी आरएलडी इनके साथ थी। क्या हुआ? जयंत चौधरी जी खुद की सीट हार गए थे, चौधरी अजीत सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं, वो भी सीट हार गए थे। सच्चाई यह है कि जनता के बीच में आज भी सुरक्षा का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, बहन बेटियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। और आज कानून व्यवस्था के मसले पर योगी आदित्यनाथ जी ने एक माइलस्टोन खड़ा करने का काम किया है। मुकीम काला और मुस्तकीम काला का किस प्रकार का आतंक झेलना पड़ा है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। किस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण होता था, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को समाप्त कर दिया था इस कानून व्यवस्था ने। आज मेरठ में खेल की बात कर रहे, मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी हमने बनाई है। मेरठ से दिल्ली जाने में 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में यात्रा पूरी हो जा रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मिलकर राजनीतिक सफाया कर देंगे इस बार बीजेपी का। इस साफ तो स्वयं हो गए हैं, ये तो इस बार बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की हालत खराब है। मैं तो इस बात को कह रहा हूं, अजीत जी कह रहे हैं कि हम एमएसपी देंगे। अरे भाई, अपने कार्यकाल में आपने गेहूं का मूल्य भुगतान कितना किया था? समर्थन मूल्य पर गेहूं आपने खरीदा 7 लाख मीट्रिक टन, भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा है 57 लाख मीट्रिक टन, 50 लाख मीट्रिक टन आपसे ज्यादा खरीदा है। फिर भी आप उसके बावजूद कह रहे हैं मात्र 10%। नहीं, आप नहीं 10% नहीं, आप अपने कार्यकाल में बताइए ना। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में एमएसपी पे खरीद हो रही है मात्र 10% हो रही है। आप सवाल का जवाब दीजिए। आप बताइए, गन्ना मूल्य भुगतान कितना हुआ था?
मैं कह रहा हूं अरे भाई 4,000 करोड़ का आपके पास चलिए, जनता को तय करने देते हैं। ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं और जनता आप सभी को बहुत अच्छे से सुन रही है, आपके संकल्प पत्र घोषणा पत्र को भी देख रही है। वक्त की कमी है, ब्रेकिंग विद एजेंडा को यही विराम देना होगा। डॉक्टर अजीज खान, मैं अब आपके पास नहीं आ पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।